हेलो स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हम एमसीक्यूज कर रहे थे सीईटी के लिए। तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस सिलसिले को बढ़ाते हैं थोड़ा और आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे तो जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्या है। द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इज E1. द kinetic energy of the electron accelerated from rest through potential difference V volt is E2. The temperature at which E1 is equal to E2 possible is. अब देखो यहाँ उन्होंने क्या एक एक करके देखते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स इज E1. तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक मॉलिक्यूल के लिए होता है 3/2 kBt, और इन्होंने कितना बोला है? n मॉलिक्यूल्स का, तो बस इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? E1 का वैल्यू 3/2 kBt इंटू n। ये n मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला 3/2 kBt होता है। ठीक है, आगे देखो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज E2। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक हो गया। देखो कैसा है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मैं Q चार्ज छोड़ देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको फोर्स लगेगा, और अगर वो इस V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस भागेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है आपका चार्ज पार्टिकल के लिए कि इतना काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q के बजाय हम E लिखते हैं, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है हम E लिखते हैं, E का वैल्यू मैंने अभी बताया वही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V में अगर वो भागता है तो। क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से कि दोनों इक्वल है, द टेम्परेचर एट विच E1 इज इक्वल टू E2 पॉसिबल। किस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल हो जाएगा? E1 और E2 इक्वल हो जाएगा। तो टेम्परेचर ढूंढना है, तो E1 का वैल्यू E2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/2 kBt इंटू n इज इक्वल टू E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? E इंटू वी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि T का वैल्यू जो हो जाएगा 2eV अपॉन 3kB इंटू n। ठीक है, 2eV अपॉन 3kB इंटू n। इसमें तो गड़बड़ है। एक काम करो, एक सेकेंड। 2eV अपॉन kB इंटू n है, बराबर तो है यार इसमें। तो 2eVn कहाँ से आ गया? यहाँ पे n ऊपर नहीं आएगा। देखो 2 तो इसी में आ रहा है, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही होगा। या तो ऑप्शन में गड़बड़ हुआ होगा, या फिर मेरे हिसाब से क्वेश्चन में गड़बड़ है। R तो नहीं आएगा। R तो तभी आएगा अगर सपोज करो मैं ऊपर नीचे n मल्टीप्लाई करता हूँ। ऊपर नीचे अगर मैं n मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इस हिसाब से आप देखोगे तो kb इंटू n R आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन फिर ऊपर n आएगा, नीचे n आएगा, तो यहाँ पे ना भाई आंसर तो भाई यही आएगा। इसमें घपला है और ऑप्शन में भी घपला है। ये सीटी का ही क्वेश्चन था, पर सीटी वाले भी घपला कर सकते हैं भाई, गड़बड़ कर सकते हैं। तो या तो उन्होंने सही से क्वेश्चन पूछा नहीं है, n मॉलिक्यूल्स का E1 देख के रखा हुआ है, तो हो सकता है ये 1 मॉलिक्यूल का इससे इक्वेट किया हो, और इन्होंने फॉर्मूले में भी kb की जगह पे R ले लिया हो। नहीं तो मैं तो तुम्हें कुछ गलत नहीं सिखाऊंगा, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ये आपके ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में कुछ तो घपला किया हुआ है। ऊपर 2 नीचे 3 इसी में दिख रहा है, तो शायद वो R और इसमें गड़बड़ हुआ है, तो आप ऑप्शन ए मान के चलोगे। दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, 2 बॉडीज A एंड B रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी विद वेवलेंथ डिफरेंस 4 माइक्रोमीटर। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी A इज 3 टाइम्स दैट ऑफ B। तो देखो A का जो टेम्परेचर है दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ B। B के टेम्परेचर 3 टाइम्स ज्यादा है। द वेवलेंथ एट विच बॉडी B रेडिएट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम रेडिएट करता है मतलब लैम्डा मैक्स की बात कर रहा है। तो बॉडी A एंड B रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी विथ वेवलेंथ डिफरेंस 4 माइक्रोमीटर। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपका लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका लैम्डा मैक्स कम होगा। तो वहाँ पे दिख रहा है कि टेम्परेचर A का ज्यादा है तो उसका लैम्डा मैक्स कम होगा। लैम्डा मैक्स को मैं लैम्डा A लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैक्स वर्ड हटा रहा हूँ। तो लैम्डा A विल बी लेस देन लैम्डा B
क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सिंस TA इज ग्रेटर देन TB। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका लैम्डा मैक्स कम हो जाएगा। तो क्योंकि A का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर A का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोला है कि क्योंकि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, और हमारे पास अगर रिलेशन की बात करें, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो रिलेशन में आपका क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा A विल बी इक्वल टू 1/B अपॉन TA, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है? लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू B वेन्स कांस्टेंट अपॉन T, ये होता है ना। तो आप देखोगे तो लैम्डा A का वैल्यू B अपॉन T हो जाएगा, और तो यहाँ से TA का वैल्यू मिल जाएगा आपको। TA का वैल्यू क्या हो जाएगा? B अपॉन लैम्डा A। उसी तरीके से TB का वैल्यू मिल जाएगा आपको, सेम तरीके से B अपॉन TA का वैल्यू B अपॉन लैम्डा A, और इसका B अपॉन लैम्डा B। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे TA अपॉन TB इज इक्वल टू, देखो TA का वैल्यू डालो B अपॉन लैम्डा A, B अपॉन लैम्डा A अपॉन B अपॉन लैम्डा B, तो B हो जाएगा कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो TA अपॉन TB हो जाएगा आपका लैम्डा B अपॉन लैम्डा A। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो TA इज इक्वल टू 3TB है, तो TA इज इक्वल टू 3TB डालोगे आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा B अपॉन लैम्डा A, और लैम्डा B विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा A, लैम्डा B विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा A। हमें वैसे लैम्डा B चाहिए, इन्होंने लैम्डा B पूछा है, द वेवलेंथ एट विच बॉडी B रेडिएट्स मैक्सिमम। तो एक तो रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन इन्होंने खुद दे के रखा हुआ है कि वेवलेंथ का डिफरेंस 4 माइक्रोमीटर है। तो वेवलेंथ का डिफरेंस में बड़ा कौन सा है? लैम्डा A बड़ा, लैम्डा B छोटा है, तो लैम्डा A माइनस लैम्डा B का जो डिफरेंस है वो 4 माइक्रोमीटर है, दे के रखा हुआ है। तो इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लैम्डा A का वैल्यू निकाल लो, इसको इक्वेशन 1 लिख लो, लैम्डा A इज इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा B, और इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा B इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 प्लस लैम्डा B। लैम्डा A की जगह पे ये डाल दिया 4 प्लस लैम्डा B, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 से 12 प्लस 3 लैम्डा B। तो यहाँ पे आपका, यार ये तो वैल्यू गड़बड़ हो रहा है, 4 प्लस लैम्डा B, हमको लैम्डा B चाहिए ना, तो लैम्डा B इज इक्वल टू 3 लैम्डा A, लैम्डा B इज इक्वल टू 3 लैम्डा A यहाँ पे आ गया, और लैम्डा A माइनस लैम्डा B, क्योंकि लैम्डा A छोटा है, गड़बड़ कर दिया तो यार क्या कर रहा हूँ मैं लैम्डा A छोटा है, लैम्डा B बड़ा है, तो लैम्डा B माइनस लैम्डा A होगा, सॉरी लैम्डा B माइनस लैम्डा A विल बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, जो डिफरेंस देके रखा हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा लैम्डा A इज इक्वल टू लैम्डा B माइनस 4, इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका आ जाएगा लैम्डा B इज इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा A का वैल्यू लैम्डा B माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा B माइनस 12 लैम्डा B वहाँ भेजोगे, 12 यहाँ ले आओगे, तो 2 लैम्डा B इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और लैम्डा B इज इक्वल टू 6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। माइक्रोमीटर में है तो माइक्रोमीटर ही आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्टार P behaves like a perfect black body emitting radiant energy at temperature T. Another star Q also behaves like perfectly black body emitting radiant energy at temperature T/4 and has a radius 8 times that of the star P. The ratio of radiant energy emitted by P to that of Q is. अब देखो स्टार P के लिए हम लोग सब कुछ 1 यूज करते हैं, तो स्टार P के केस में आप समझ लो कि टेम्परेचर T है, तो हम T1 इज इक्वल टू T लिख देते हैं। उसके बाद फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, और उसका रेडियस अगर रहेगा तो रेडियस हम इसका R1 मान के चल लेते हैं, R1। और अगर मैं स्टार Q की बात करूं तो स्टार Q का टेम्परेचर हम T2 मान लें, T2 मान लेते हैं, और T2 का वैल्यू T/4 है, आप देख सकते हो T/4 है। एक और चीज़, इसका रेडियस हम लोग R2 मान ले लेते हैं स्टार Q का। उन्होंने क्या बोला है कि स्टार Q का जो रेडियस है इट इज़ 8 टाइम्स दैट ऑफ रेडियस ऑफ स्टार P, मतलब R2 जो है वो 8 टाइम्स R1 है। ठीक है, और आगे द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय P टू दैट ऑफ Q।
एनर्जी एमिटेड बाय पी टू दैट ऑफ क्यू बोला गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम एमिसिव पावर की बात करें तो एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एमिसिव पावर आर का फॉर्मूला आपने देखा था, अगर ब्लैक बॉडी है तो सिग्मा टी रेज टू 4 होता है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से। और आर का वैल्यू क्या होता है? क्यू अपॉन एटी होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। तो इन्होंने देखो क्या बोला, इन्होंने एमिसिव पावर नहीं बोला है, इन्होंने एनर्जी बोला है, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड। इन्होंने रेट भी नहीं बोला है, रेट बोला होता तो हम क्यू बाई टी ले लेते हैं, उन्होंने सीधा रेडिएंट एनर्जी बोला है, मतलब क्यू की बात की है। तो यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला आप देखोगे तो ए टी सिग्मा टी रेज टू 4 हो जाएगा। एरिया, टाइम, सिग्मा और टेम्परेचर, ये तो पहले स्टार के लिए हम लोग Q1 ले लेते हैं, दूसरे स्टार के लिए Q2 ले लेते हैं। तो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो ही पूछा है ना, द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय P टू दैट ऑफ Q। P का Q1 ले लेते हैं, Q का Q2 ले लेते हैं, और इसका एरिया A1 आ जाएगा। अब देखो टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि दोनों को सेम टाइम देके गया है, तो टाइम दोनों का सेम रखेंगे। सिग्मा कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम रहेगा, T1 का पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं है, हाँ टेम्परेचर के बारे में बोला है, सॉरी, इसका T है, इसका T/4 है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा A2 T सिग्मा T2 रेज टू 4। तो ये दोनों पार्ट तो चाहेगा, दोनों के लिए सेम है। तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एरिया, ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr² होता है। तो पहले वाले का 4πr1² हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय T1 रेज टू 4, और दूसरे का आपका 4πr2² हो जाएगा, और इसका T2 रेज टू 4 हो जाएगा। 4π हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे आप R1 अपॉन R2 का पावर 2 लिख सकते हो, और T1 अपॉन T2 का पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू R1 R2 R1। अच्छा, यहाँ पे देखो R2 का वैल्यू 8R1 दिया हुआ है, तो हम R2 का वैल्यू 8R1 तो लिख देंगे, और इसका स्क्वायर भी कर देंगे। और यहाँ पे T1 T2 की बात की जाए तो T1 का वैल्यू T दिया है, T2 का वैल्यू T/4 दिया है, तो T डिवाइडेड बाई T/4 और इसका स्क्वायर कर दो। T और T हो जाएगा कैंसिल, R1 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, या 8 इंटू 80 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 ऊपर चला जाएगा, और ये पावर 4 है, सॉरी यहाँ पावर है 4 का पावर 4 है, इसका मतलब 4 ऊपर जाने के बाद 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 8 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये दो भी एक 4 को काट देगा, तो सिर्फ एक 4 बचेगा ऊपर, दैट इज 4/1। तो Q1 अपॉन Q2 आपका 4/1 आ जाएगा, 4:1, दैट इज ऑप्शन बी होगा। समझे? आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, देखो मोनो एटॉमिक डायटॉमिक जैसे बोला है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ठीक है। जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पता चला, हमको CP, CV और गामा तीनों पता चल जाएगा। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज W, work done at constant pressure is W. For the same rise in temperature of the gas, the heat supplied at constant volume is, देखो मोनोटॉमिक गैस है, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज W, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन किया गया है वो W है, ठीक है। तो यहाँ पे यार डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W में वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करें तो फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द गैस, द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, वर्क डन की बात कर लेते हैं। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए P∆V। वैसे मुझे लग रहा है शायद ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा पलट से। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P∆V। अब वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज W ऐसा लिख के रखा हुआ है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो अगर मैं P∆V निकालने की कोशिश करूं तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT होता है, और यहाँ पे 1 मोल की कुछ तो बात नहीं की है ना, नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो P∆V इज इक्वल टू N कॉन्स्टेंट है, R कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे डेल्टा T आ जाएगा, समझे। PV इज इक्वल टू nRT, तो अगर चेंज होगा तो यहाँ पे सिर्फ V चेंज हो रहा है, P तो कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे अगर चेंज होगा तो यहाँ पे T चेंज हो रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो P∆V इज इक्वल टू NR∆T आ जाएगा, और P∆V क्या आ गया आपका? W आ गया, तो W का वैल्यू हो जाएगा NR∆T, ठीक है। इसको यहीं पे रख दो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने सवाल क्या पूछा है? फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर ΔT है,
तो उसी राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी के लिए द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम क्योंकि इन्होंने बोला है कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तब हम सीवी डिफाइन कर सकते हैं। सीवी का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? सीवी का डेफिनेशन होता है हीट सप्लाइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यही होता है। और हमको पता है सीवी का वैल्यू क्या होता है, सीवी का वैल्यू होता है F/2R, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है तो F का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, तो Q अपॉन N डेल्टा T हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो F का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2R इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T का वैल्यू यहाँ से ले लो, N डेल्टा T का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा W अपॉन R, यही होगा ना, N डेल्टा T, यस W अपॉन R। तो बस फ्रॉम 1 आप W अपॉन R ले लो, राइट, ये R ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3/2R इज इक्वल टू QR/W, तो R और R हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से आपको जो हीट सप्लाइड Q है उसका वैल्यू मिल जाएगा 3/2W, 3/2W, दैट इज योर आंसर, ठीक है, 3/2W, दैट इज ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ल्स लॉ की बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अब इनको चाहिए क्या बताओ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिक्रीज बाय 20%। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 या P2 अपॉन P1 लिख सकते हैं। यहाँ पे P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। उल्टा हो जाएगा, उल्टा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज डिक्रीज बाय 20%, प्रेशर को 20% से डिक्रीज कर दिया गया। तो आप यहाँ पे इसको देखो कैसे लिखोगे तुम। अगर इनिशियल प्रेशर देखो, जब भी ऐसा परसेंटेज में दिया रहे तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियल प्रेशर आप हमेशा 100 मान लो, P1 इनिशियल प्रेशर 100 मान लो 20% से डिक्रीज कर दिया गया है तो फाइनल प्रेशर आपका 80 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 8/10। समझ में आया कि नहीं आया? इनिशियल प्रेशर जो है वो आपको 100 मानना है, अगर परसेंटेज में दिया रहा है तो यही काम करने का। 20% डिक्रीज कर दिया मतलब 100 से 80 हो गया तो 8/10 आ जाएगा। तो P2 अपॉन P1 आपका 8/10 आ गया, 8/10 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो यहाँ से आपको V2 अपॉन V1 का वैल्यू मिल जाएगा 10/8। चलो ठीक है, 10/8 मेरे हिसाब से 5/4 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5/4। चलो V2 अपॉन V1 का वैल्यू हमें मिल गया, V2 अपॉन V1 इज 5/4। अब बोला क्या गया है वो देख लेते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया, वही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर प्रेशर कम किया जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ गया है, हाँ वॉल्यूम बढ़ गया है, तो वॉल्यूम बढ़ गया है। द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंट चेंज इन वॉल्यूम, देखो जब भी कहीं परसेंट चेंज पूछा जाए, परसेंट चेंज, तो आपको क्या करना है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू। चेंज जितना चेंज हुआ है वो ऊपर लिखो और नीचे इनिशियल वैल्यू लिख दो उसका, इनिशियल, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट चेंज है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 5/4 है, तो आप V2 इज इक्वल टू 5/4 V1 आपको मिल जाएगा, तो ये वैल्यू फिक्स कर दो यहाँ पे। अब उसके बाद हम परसेंट चेंज निकालते हैं, वॉल्यूम में परसेंट चेंज निकालना है ना, परसेंट चेंज इन वॉल्यूम, सो दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम V1 है इंटू 100। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, तो V2 माइनस V1 कर लेते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन V1 मल्टीप्लाइड बाय 100। V2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, V2 का वैल्यू 5/4 V1 है, तो 5/4 V1 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो V1 कॉमन ले लो, तो V1 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 5/4 माइनस 1 अपॉन V1 इंटू 100, V1 हो जाएगा कैंसल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1/4 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 25% का चेंज आया है।
और 25% इंक्रीज हुआ याद रखना, क्योंकि प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कितना? 25% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज तो पहले से ही गया, इंक्रीजेस बाय 25%। सिंपल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको चूज करना है, मतलब इसमें से 3 सही होगा, 1 गलत होगा, वही गलत चूज करना है। फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज लेस, फॉर ऑल वेवलेंथ इंटेंसिटी इज सेम। अब देखो, अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करोगे तो इसमें ग्राफ आपका ऐसा जाता है। तो देखो, अब यहां पे आप देख सकते हो कि बहुत छोटी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है और ये आपका इंटेंसिटी है। यहाँ पे इंटेंसिटी प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे। तो आप देखोगे तो छोटे वेवलेंथ के लिए भी इंटेंसिटी कम है, बीच में इस वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी बढ़ जा रहा है जिसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं, और फिर बड़े वेवलेंथ के लिए भी फिर से इंटेंसिटी कम हो जा रहा है। तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, पहले छोटे वेवलेंथ के लिए कम होगा, फिर बढ़ेगा, उसके बाद फिर वापस कम हो जाएगा। तो फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज लेस, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ आप देख सकते हो इंटेंसिटी कम है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ऑल वेवलेंथ इंटेंसिटी सेम, यही गलत है। हर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी कहाँ सेम है? कम, ज्यादा, कम हो रहा है ना, तो यही हमारा आंसर है। बाकी भी चेक कर लेते हैं कि बाकी सही क्यों है। ऑल वेवलेंथ्स आर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, हाँ ब्लैक बॉडी सारे वेवलेंथ एमिट कर रहा है, ये भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फॉर शॉर्टर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज मोर, ये थोड़ा सा घपलेबाज है, ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा है, शायद ये पहले भी मैंने करा चुका हूं ये क्वेश्चन में। इस स्टेटमेंट में मुझे दिक्कत है, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी ज्यादा है ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी इंटेंसिटी तो कम ही है ना, नीचे ये ग्राफ, इस रेंज में इंटेंसिटी ज्यादा है, तो आप इसको शॉर्टर लॉन्गर नहीं बोल सकते बहुत। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता कि वेरी शॉर्ट अगर लिखा होता, नहीं सॉरी, वेरी शॉर्ट में तो भाई छोटा हो जाएगा, तो एक हिसाब से ऐसा लॉजिक हो सकता है कि इसको वेरी शॉर्ट बोलते हो, लेकिन ये सही चीज नहीं है। वेरी शॉर्ट बोलते हो, इस रेंज को शॉर्टर बोलते हो, और इस रेंज को फिर लॉन्गर बोलते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ्स। तो लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए आपकी इंटेंसिटी कम है, वेरी शॉर्ट के लिए इंटेंसिटी कम है, और जो शॉर्टर है उसके लिए इंटेंसिटी ज्यादा है। ये एक लॉजिक बस हो सकता है जहां पे मुझे लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। बाकी तो बीच वाला गलत ही है, हर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी सेम तो नहीं है। तो आप ये लॉजिक मान के चलोगे तो ठीक है, बाकी आपका आंसर तो ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए, वो कंफर्म है कि वो स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। The translational kinetic energy of the molecules of a gas at absolute temperature T can be doubled by, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल्स का, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो 3/2 kBT होता है। इसका मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी डबल करना है तो आपको टेम्परेचर भी डबल करना होगा। तो अगर आपको E से आप चाहते हो कि 2E हो जाए, तो आपको T को भी T से 2T करना होगा, सीधा डबल करना होगा, तो इंक्रीजिंग T to 2T, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the RMS velocity of a gas is denoted by V, which of the following relations is true? अगर RMS velocity आपका V है तो which of the following relation is true? तो भाई V is equal to √3 RT by m0 होता है। RMS velocity का फॉर्मूला यही होता है ना, इन्होंने RMS velocity को V मान लिया है, तो T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 3 RT by m0 हो जाएगा। T को नीचे ले आओ, V स्क्वायर अपॉन T इज इक्वल टू 3 R by m0। अगर आपने गैस फिक्स कर रखा है तो R और m0 दोनों कांस्टेंट होंगे। मानो आपने ऑक्सीजन गैस फिक्स कर दिया है, तो ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, उसका मोलार मास तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो फिक्स होगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन में V स्क्वायर अपॉन T हैज टू बी कांस्टेंट। V स्क्वायर अपॉन T कांस्टेंट मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड इन क्लोज कंटेनर with 16 gram of oxygen at 37 degree Celsius. If both gases are considered as ideal gases, then the temperature of the mixture is nearly. देखो, अब गैसेस अगर मिक्स होते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होगा। हम अज्यूम करेंगे कि नो एनर्जी इज लॉस्ट, मिक्सिंग के टाइम पे नो एनर्जी इज लॉस्ट।
नो एनर्जी इज लॉस्ट। तो मान लो दो गैसेस है, इस गैस की एनर्जी E1 है, इस गैस की एनर्जी E2 है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमें ये मिला और इसकी एनर्जी E हो गई। सो योर E फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल इनिशियल एनर्जी। मिक्सिंग के टाइम पे एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेसिफाई किया हो। अब मान लो कि फाइनली आपका मिक्सिंग के बाद जो ये सिचुएशन बना है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? गैस की एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 PV होता है, मैंने फॉर्मूला में लिख के देख के रखा हुआ है। तो मान लो इसका फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम P और V है, और टेम्परेचर अगर T है फाइनल टेम्परेचर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा? P इंटू V हो जाएगा। इनिशियली आपका प्रेशर वॉल्यूम P1 V1, प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 इसका था, तो P1 V1 प्लस P2 V2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो PV इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे N रखें NRT हो जाएगा, और यहाँ पे N1 R इंटू T1 हो जाएगा, प्लस N2 इंटू R इंटू T2 हो जाएगा। R और R सब में आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली आपका जो टेम्परेचर T है, ये पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर है, T मिक्सचर, इसको मैं T मिक्सचर लिख लेता हूँ। तो मैं T मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर T मिक्स क्या आ जाएगा बताओ आपका यहाँ पे? दैट विल बी इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N। अब देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N2 है, तो दोनों मिक्स होने के बाद N1 प्लस N2 ही तो यहाँ पे N बना है। तो नीचे वाला जो आपका N है, इसको आप N1 प्लस N2 लिख सकते हो। फाइनली आपका इक्वेशन आ जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। तो मिक्सिंग के केस में डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसे याद भी कर सकते हो, इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आप देखोगे तो इसका टेम्परेचर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस 273 अगर आप करोगे तो आई थिंक ये 300 केल्विन दे दे रहा है हमें। और इसका अगर 22 ग्राम है, तो इसका हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास। मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है इसका? 22 ग्राम दिया हुआ है, तो 22 ग्राम ले लेते हैं। मोलार मास कितना आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का? कार्बन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16, सॉरी कार्बन का 12 होता है, सॉरी कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 32 होता है, तो टोटल मिला के 44 हो जाएगा। 22 अपॉन 44 1/2 हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स 1/2 हो रहा है। देन अगर आप सपोज करो N1 T1 तो हमें मिल गया, अब N2 T2 चाहिए, तो हम ऑक्सीजन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन के केस में इसका मोलार मास पहले देख लो, ऑक्सीजन 16 प्लस 16 32 होगा। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 प्लस 273 अगर करोगे तो ये 310 दे देगा आपको, 310 केल्विन दे देगा। और इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 की बात करें तो मास अपॉन मोलार मास, नहीं सॉरी मास, ऑक्सीजन का मास कितना दिया? 16 ग्राम दिया है, तो 16 अपॉन मोलार मास 32 दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स 1/2 ही आ रहा है। इस फॉर्मूले में डाल दो, तो टी मिक्सचर का जो फॉर्मूला होगा वो N1 T1 प्लस N2 T2। N1 का वैल्यू 1/2 इंटू T1 इज 300। और याद रखना आंसर हमको केल्विन में आएगा, बाद में उसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस N2 का वैल्यू 1/2 होता है और T2 का वैल्यू 310 होता है, 310 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, दोनों का मोल्स हाफ हाफ है, तो ये हाफ हाफ 1 हो जाएगा। हाफ अगर आप कॉमन ले लोगे ऊपर से, तो ऊपर 300 प्लस 310 हो जाएगा, और ये आपका 610 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये होगा 610 डिवाइडेड बाई 2, 600 का 300 कितना हो जाएगा? 610 डिवाइडेड बाई 2 आई थिंक 610 डिवाइडेड बाई 2, 610 डिवाइडेड बाई 305 होगा ना। 610 डिवाइडेड बाई 2 305, तो ये 305 केल्विन होगा टी मिक्सचर। हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में। अब डिग्री सेल्सियस में वापस जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको 273 से माइनस करना होगा, तो 305 माइनस 273 कर लोगे तो आपको 32 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री सेल्सियस इज वेरी क्लोज टू 31.5 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉरी,
यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, 3 discs x, y and z having radii 2 meter, 3 meter and 6 meter respectively are coated on outer surfaces. The wavelength corresponding, coated मतलब मुझे लगता है ब्लैक कोटिंग किया रहेगा, ब्लैक कोटिंग मतलब ब्लैक बॉडी बन गया वो. Wavelength corresponding to maximum intensities are, मतलब lambda max, wavelength corresponding to maximum intensity मतलब lambda max दिया है, 300, 400 and 500 नैनोमीटर दे के रखा हुआ है. If px, py and pz are power radiated by them respectively, then power मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ये ध्यान रहे. तो अगर वो पावर की बात कर रहा है तो इसका मतलब Q अपॉन टी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम. पावर और रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड दोनों सेम चीज है. इसी को कई बार वो लिख देते हैं रेट ऑफ रेडिएशन या रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड. तो सेम चीज Q बाई टी की बात कर रहा है. अब Q बाई टी का फॉर्मूला हमने देखा था, Q बाई टी का फॉर्मूला होता है ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा टी रेज टू 4, सॉरी ए सिग्मा टी रेज टू 4. ये हम कई बार कर चुके हैं, ए सिग्मा टी रेज टू 4. तो ये ध्यान में रहे. तो आपका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा ए सिग्मा टी रेज टू 4. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे 3 डिस्क देके रखा हुआ है एक्स वाई जेड, तो हम पी एक्स पी वाई पी जेड ले लेंगे पावर. तो पी एक्स पी वाई पी जेड का वैल्यू निकाल लेंगे अगर, तो पी एक्स का. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, क्योंकि ये डिस्क है, क्योंकि ये डिस्क है, पहले तो पी लिख दो, पी इज इक्वल टू ए सिग्मा टी रेज टू 4. डिस्क ही दिया हुआ ना. तो डिस्क जो है वो बेसिकली क्या होता है, आपका सर्कुलर होता है, उसका एरिया सर्कुलर होगा. तो एरिया का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू 4. तो अगर आप देखोगे पाई और सिग्मा तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका जो पावर है वो आर स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 के प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 के प्रोपोर्शनल होगा. तो जिसका आर स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 मैक्सिमम होगा उसका पावर भी मैक्सिमम हो जाएगा. तो हम तीनों का आर स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 का वैल्यू निकाल के देखेंगे. तो एक्स के लिए देखते हैं, आर स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4. आर स्क्वायर का वैल्यू, आर इसका 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर कितना है इसका. अच्छा, टेम्परेचर का दिक्कत ये है, एक और चीज़ गड़बड़ ये है, इसको ऐसे रहने दो. टेम्परेचर हमको नहीं देके रखा हुआ, हम लोग को लैम्डा मैक्स देके रखा हुआ है. खैर ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं. और हम लोग को पता है कि आपका लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी होता है बाय वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. टी यहाँ भेज दो, लैम्डा मैक्स नीचे भेज दो, तो टी इज इक्वल टू बी बाय लैम्डा मैक्स हो जाएगा. राइट. इसका वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू 4. अब टी की जगह पे क्या डालना है, बी, तो बी रेज टू 4 अपॉन लैम्डा मैक्स रेज टू 4. अब देखो इसमें बाकी सब कांस्टेंट है आर और लैम्डा को छोड़ के, तो P विल बी सम कांस्टेंट, सब कांस्टेंट हो जाएगा, और आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे लैम्डा मैक्स का पावर 4 हो जाएगा. तो बस अब करना कुछ नहीं है, ये वाला वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा आएगा आर स्क्वायर और लैम्डा मैक्स रेज टू 4, बस उसका पावर ज्यादा हो जाएगा. वही पूछा है पावर किसका ज्यादा है. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स के लिए ढूंढते हैं. एक्स के केस में क्या होगा बताओ, आर स्क्वायर अपॉन लैम्डा मैक्स का पावर 4, आर स्क्वायर अपॉन लैम्डा मैक्स का पावर 4. अब x का जो रेडियस है वो 2 देके रखा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. लैम्डा मैक्स यहाँ पे दिया हुआ है 300, तो 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 300 का पावर 4 है, 3 3 9 3 27 3 81, तो ये हो जाएगा आपका 81 0 0 0 0 पावर 4 है ना, 0 0 0 0. अरे बाप रे बाप. तो पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक काम करो, इतना जीरो में गड़बड़ा जाएगा, 300 का पावर 4 कर दो, 4 अपॉन, देखो 3 का पावर 4 तो 81 हो जाएगा, और 10⁻² का पावर 4 10⁻8 हो जाएगा, तो 10⁻8 यहाँ पे रहने दो, बस ऐसा रखो. फिर y के केस में देखते हैं, y के केस में यही रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, y के केस में r का पावर क्या है, r क्या है 3 है, तो यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा. और वही सेम चीज़ आपका 400 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 400 स्क्वायर नहीं, 400 का पावर 4 हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू 9 अपॉन
4 4 से 16, 16 4 से 64, 16 इंटू 16 256 होता है, तो ये 256 इंटू 10 का पावर 8 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं z की बात करूँ तो z के केस में क्या होगा बताओ। z के केस में 500 है, तो लेकिन पहले उसका ये तो देख लो, 6 का पावर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और अपॉन लैम्डा का वैल्यू किधर गया, 500 है, तो 5 5 से 25, 5 से 125, 625 हो जाएगा। तो पहले लिख देते हैं 500 का पावर 4 इज इक्वल टू 36 अपॉन 625 इंटू 10⁸8। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ये तो आपका हो गया इस केस में px, यहाँ पे py और यहाँ पे pz। देखते कौन सा बड़ा है। ये रेशियो जिसका भी बड़ा हो जाएगा वो पावर भी आपका बड़ा हो जाएगा। तो 10⁸8 तो सब में है, तो ये आप उसको साइड में हटा दो। अब 4/81, 9/256 और 36/625, इनमें से क्या बड़ा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो 8 डिजिट तक। मैं यहाँ पे डायरेक्टली देख रहा हूँ कि 4 डिवाइडेड बाय 81 ये आपको 0.05 दे देगा। ये जो पूरा हिस्सा है ये 0.05 दे देगा। 4/81 ही कर रहा हूँ मैं, 10⁸8 भूल जाओ, तो 0.05 दे देगा। 9 डिवाइडेड बाय 256 करोगे तो 0.03 मिलेगा, इस केस में 0.03 मिल रहा है। और 36 डिवाइडेड बाय 625 करोगे तो ये मेरे हिसाब से और छोटा हो जाएगा। नहीं, ये 0.057 आ रहा है। अच्छा, ये आ रहा है आपका 0.0, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट तक करना पड़ेगा। और पहले केस में अगर हम जाएंगे तो 4 डिवाइडेड बाय अगर 81 की मैं बात करूं तो 0.049 दे रहा है, ये 0.049 दे रहा है, और ये 0.057 दे रहा है। तो ये आपका मैक्सिमम है, तो इसका मतलब आपका PZ इज मैक्सिमम। इसके बाद ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है बच्चों। यहाँ पे 3 डिजिट तक आपको एटलीस्ट सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप 2 डिजिट भी सॉल्व कर लेते हो तो काम हो जाएगा। 2 डिजिट तक आप सॉल्व करोगे 625 का इसका, तो आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन अब है क्वेश्चन ऐसा तो क्या कर सकते हैं। PZ इज मैक्सिमम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और काफी क्लोज है तो थोड़ा सा अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलो देखो, द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लोज कंटेनर डिपेंड्स ऑन T⁻x, वेयर T इज टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, द वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा, किसी क्लोज कंटेनर पे मान लो जैसे उसका एक क्लोज कंटेनर का ये पूरा सरफेस एरिया हो, इस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगा रहे हो इसका मतलब क्या, और वो फोर्स, एवरेज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू T⁻x। ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, T⁻x के प्रोपोर्शनल है। दोनों तरफ अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो F/A इज प्रोपोर्शनल टू T⁻x/A, और F/A जो हो जाएगा वो प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T⁻x/A। या अच्छा, अब सुनो, एरिया वैसे भी चेंज नहीं होगा कंटेनर का, कंटेनर का एरिया तो फिक्स ही होगा ना, तो आप एरिया को भी कांस्टेंट में इंक्लूड कर लो, और कांस्टेंट में इंक्लूड कर लोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दैट योर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T⁻x। ठीक है, एरिया भी मैंने कांस्टेंट में डाल दिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट के साथ लिख लेते हैं। चलो, तो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू T⁻x हो जाएगा। दोनों तरफ एरिया से डिवाइड कर दो तो F/A इज इक्वल टू K/A इंटू T⁻x। तो F/A तो प्रेशर हो जाएगा, K/A अगेन तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो P इज प्रोपोर्शनल टू T⁻x। P इज प्रोपोर्शनल टू T⁻x। अच्छा, अब क्या ये आइडियल गैस है, पहले वो देखो। यस, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस है और उसके अलावा क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर है इसका मतलब क्या कि V कांस्टेंट है। आइडियल गैस के केस में हमें पता है कि ये गे-लुसैक्स लॉ फॉलो करता है। गे-लुसैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर V कांस्टेंट हो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻x आ रहा है, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T गे-लुसैक लॉ के हिसाब से आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि x का वैल्यू 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 है, वही हमें ढूंढने बोला था, एंड दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 400 मीटर पर सेकेंड,
एक सेकेंड, हाँ तो घपला है भाई, हाँ ठीक है। इफ द RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 400 मीटर पर सेकेंड, RMS स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड है, देन द डेंसिटी ऑफ दैट गैस, अच्छा चलो ठीक है, RMS स्पीड इसका 400 मीटर पर सेकेंड है, डेंसिटी ऑफ द गैस एट एनटीपी बोला है केजी पर मीटर क्यूब में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू बोल के रखा हुआ है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, प्रेशर का वैल्यू तो दे दिया गया है, टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एनटीपी पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 का मतलब होता है 273 केल्विन, ठीक है। तो बस ठीक है, आपको चाहिए क्या वैसे, आपको चाहिए क्या, हमको चाहिए RMS स्पीड भी दिया हुआ है, अच्छा डेंसिटी चाहिए हमको, गैस का डेंसिटी चाहिए, तो आप प्रेशर का फॉर्मूला यूज कर लो। आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = 1/3 रो V² RMS, ये मैंने आपको लिखा है, जो सिनॉप्सिस है उसमें करवाया था, ये फॉर्मूला है। प्रेशर का 10⁵ = 1/3, डेंसिटी वैसे ही रहने दो, V² RMS। तो यार इसमें टेम्परेचर की तो ज़रूरत ही नहीं है, एनटीपी देने की क्या ज़रूरत है फिर, कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर भी दे के रखा है तुमने, तो एनटीपी देने की ज़रूरत नहीं थी, इस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। RMS स्पीड दे के रखा है 400, तो 400 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो 10⁵ = 1/3 रो, 4 4 16, 0 0 0 0 हो जाएगा, तो इसको आप लिख दो 10⁵ = 1/3 रो इंटू 16 इंटू 10⁴। तो यहाँ पे आपका रो का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 10⁴ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 10 × 3 30 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा, बस यही आंसर है आपका। अच्छा रेशियो में देके रखा हुआ है, तो 15 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, यही है 15 डिवाइडेड बाय 8 केजी पर मीटर क्यूब, आपका आंसर आ गया। चलो बढ़ो आगे 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 आगे, चलो आगे क्या है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा मैक्स। द मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट 2227 डिग्री सेल्सियस इज मतलब आपका टेम्परेचर T1 अगर 1227 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे केस में आपका जो लैम्डा मैक्स है वो लैम्डा मैक्स है, मतलब लैम्डा 1 का वैल्यू लैम्डा मैक्स हो जाएगा। और 1227 का मतलब क्या होगा, 1227 + 273 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 227 + 73 300 400 500, तो आई थिंक दिस हैज़ टू बी 1500 केल्विन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 73 ऐड करोगे 200 200 400 500, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि द मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट दिस टेम्परेचर क्या है, मतलब अगर टेम्परेचर तुम्हारा 2227 डिग्री सेल्सियस हो जाए, अब इसको कन्वर्ट करोगे तो 2227 + 273, तो ये आई थिंक हो जाएगा 2500 केल्विन। तो ऐसे केस में आपका लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम मतलब वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वेवलेंथ वर्ड वैसे गलत है, ये वो वेवलेंथ है जिसमें आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा 2 हमें ढूंढना है। अब हमें पता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से कि आपका जो लैम्डा मैक्स होता है, मैं लैम्डा मैक्स में मैक्स वर्ड हटा दे रहा हूँ, वो जो लैम्डा मैक्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 / λ1 = T1 / T2, उल्टा हो जाएगा, लैम्डा 2 / λ1 = T1 / T2। लैम्डा 2 का वैल्यू हम लोग को ढूंढना है, लैम्डा 1 का वैल्यू लैम्डा मैक्स दे के रखा हुआ है, T1 का वैल्यू 1500 होगा, और T2 का वैल्यू 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, तो ये 0 0 0 0 गया, 5 3 = 15, 5 5 = 25, तो लैम्डा 2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 लैम्डा मैक्स अपॉन 5, 3 लैम्डा मैक्स अपॉन 5 वुड बी योर आंसर, ऑप्शन बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस डज अ वर्क Q/3, चलो 1 मोल देके रखा हुआ है, क्लियर कर लेते हैं, और वर्क जो ये कर रहा है वो आपका Q/3 कर रहा है, डज Q/3 वर्क व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइज इज Q, जब आपका हीट सप्लाइड Q है तो इन दिस प्रोसेस
द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज, मॉलिक्यूल इज रिजिड डायटोमिक है, रिजिड डायटोमिक के लिए हमें एफ का वैल्यू तो पता चल गया, एफ का वैल्यू 5 हो जाएगा, रिजिड डायटोमिक है इसीलिए, रिजिड डायटोमिक। सबका लिस्ट बना के दिए किसका क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक के बिना हो नहीं पाएगा, वहाँ पे होना चाहिए था, पर ठीक है, इसमें बस एक इक्वेशन यूज करे होगा थर्मोडायनेमिक्स का, वो मैं आपको बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक में इक्वेशन होता है Q, जो भी हीट आपने सप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जा भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W। तो Q इज इक्वल टू, और डेल्टा U का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। आप डेल्टा U का फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्या पता यहाँ भी काम आ जाए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज NCV डेल्टा T। तो ये तो आपके इधर भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कभी भी लिख सकते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। वर्क डन का वैल्यू इन्होंने Q बाई W दे के रखा हुआ है, Q बाई 3। तो यहाँ पे अगर आप लेके आओगे इसको, तो Q इज इक्वल टू Q माइनस Q बाई 3 हो जाएगा ना, Q माइनस Q बाई 3 इज इक्वल टू, N का वैल्यू तो 1 दे के रखा हुआ है, और CV क्या हो जाएगा, CV होता है F बाई 2 R होता है, F बाई 2 R इंटू डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2Q बाई 3 इज इक्वल टू, F का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 5 बाई 2 R डेल्टा T हो जाएगा। अब हमें बोला क्या गया, देखो हमें बोला गया है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। अब इसमें यह मेंशन नहीं किया गया कि आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है CV या फिर CP निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सीधा C निकालो, सीधा फॉर्मूला यूज करो, C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T, PV कुछ नहीं यूज करना है, Q अपॉन N डेल्टा T। N का वैल्यू 1 रखोगे तो C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T आ जाएगा। अब यहाँ से Q बाई डेल्टा T क्या आएगा बताओ, यहाँ से अगर आप देखोगे तो Q बाई डेल्टा T का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो Q बाई डेल्टा T का वैल्यू अगर आप देखोगे तो Q बाई डेल्टा T 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 15 बाई 4 R हो जाएगा, 15 बाई 4 R हो जाएगा। तो Q बाई डेल्टा T 15 बाई 4 R आ गया। तो आपका C मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी का वैल्यू 15 बाई 4 R, ये मेरे हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में है 15 R बाई 4, दैट इज योर आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ो। अब बताओ क्या है, when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy is, when an ideal diatomic gas, देखो diatomic gas है, कुछ दिया नहीं तो rigid मान के चलेंगे, rigid diatomic gas के लिए F का वैल्यू 5 हो जाएगा, और CV का वैल्यू हमें पता है F बाई 2 R होता है, तो CV का वैल्यू आपका 5 बाई 2 R हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अगेन मुझे लगता है इसमें भी वो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है। अच्छा, जब कांस्टेंट प्रेशर बोला है तब तो एक काम करो यार, CP की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, CV CP दोनों निकाल के रख देते, क्या दिक्कत है। F बाई 2 R होता है तो यहाँ पे 5 बाई 2 R हो जाएगा, और CP का वैल्यू जो होता है 1 प्लस F बाई 2 R होता है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा 5 बाई 2 में, तो ये हो जाएगा 7 बाई 2 R हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy, मतलब जो internal energy को increase कर दे, divided by आपका जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से बोल रहे हैं डेल्टा U अपॉन Q की बात कर रहा है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा U अपॉन Q कैसे निकलेगा, मैंने आपको बोला था कि डेल्टा U का वैल्यू जो है वो आप कभी भी यूज कर सकते हो NCV डेल्टा T, अभी लिखा था इसके पहले NCV डेल्टा T, नोट डाउन कर लेना, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T यूज कर लो। अब हम लोग ने जो हीट सप्लाई किया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई किया है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पे CP का, तो क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड अपॉन N डेल्टा T, तो यहाँ से आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा NCP डेल्टा T, है ना, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। तो बस Q का वैल्यू लिख लो NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। तो इस केस में यार ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो सीधा CV अपॉन CP आ गया। अच्छा, CV का वैल्यू क्या है, 5 बाई 2 R है,
तो 5/2r हो जाएगा और यहाँ पे 7/2r हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा आपका 5/7 आ गया आंसर, ठीक है 5/7 ऑप्शन ए। चलो बढ़िया है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस बी इंक्रीज्ड? Should the pressure of a given mass of a gas be increased so as to decrease its volume by 10% at a constant temperature? मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहली बात तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और बोला ये गया बाय व्हाट परसेंट शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 10%। तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, या V2/V1 ले लेते हैं, V2/V1, तो इनिशियल वॉल्यूम 100 रख देते हैं, परसेंटेज का सवाल है तो वॉल्यूम 10% से डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब आपका फाइनल वॉल्यूम 90 हो जाएगा और ये 9/10 हो जाएगा। सवाल ये है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस बी इंक्रीज्ड? कितना परसेंट आपको गैस का प्रेशर इंक्रीज करना होगा? तो पहले फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर का वॉल्यूम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम परसेंटेज चेंज देख लेंगे। तो आप एक काम करो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ यूज, सॉरी बॉयल्स लॉ यूज होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ऐसे केस में आपका P1/P2 विल बी इक्वल टू V2/V1, उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो P1/P2 आपका क्या हो जाएगा, V2/V1 दैट इज इक्वल टू 9/10। तो P1 1 है, P2 10 है, इसका मतलब आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। फाइनल प्रेशर जो है आपका ज़्यादा है, इनिशियल प्रेशर कम है। अब आप रेशियो कैसे लोगे, आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो परसेंट चेंज इन प्रेशर, परसेंट चेंज इन प्रेशर, मैंने आपको परसेंट चेंज बताया था कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर या इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह से परसेंट चेंज निकल आएगा। कितना परसेंट चेंज करना है प्रेशर, वही पूछा गया है। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, देखो पहले प्रेशर कम था, P1 9, P2 10, बाद में प्रेशर बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब चेंज इन प्रेशर निकालोगे तो P2 - P1 करोगे, क्योंकि बाद का प्रेशर ज़्यादा है, अपॉन P1 कर दो इंटू 100% कर दो। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगा बताओ, P1 का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो P1 का वैल्यू क्या होगा, 9/10 P2 होगा, 9/10 P10। तो बस यही P1 का वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, P2 - 9/10 P2। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि नीचे P1 है, कैंसल आउट नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे P2 का वैल्यू डालना होगा, P2 का वैल्यू डालो। तो यहाँ से बताओ P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P2 का वैल्यू 10/9 P1 होगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऊपर ये P1 आ जाए तो P1 कैंसल आउट हो जाए, तो P2 का वैल्यू 10/9 P1 हो जाएगा। सो दिस वुड बी 10/9 P1 - P1 अपॉन P1 इंटू 100। P1 आप कॉमन ले लो, P1 कॉमन ले लोगे तो 10/9 - 1 हो जाएगा अपॉन P1 इंटू 100%। तो ये आप देख सकते हो P1 कैंसल्स, तो ये आपका 10 - 9 1/9 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 100% एंड दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9%। ये कितना हो जाएगा बताओ, 11.11% होगा, और क्या 11 9 99, यस 11.11%, दैट इज ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। At which of the following temperatures would the molecules of a gas have twice the average kinetic energy they have at 20 डिग्री सेल्सियस? यहाँ पे देखो फंसाया गया है, आपको डिग्री सेल्सियस में दे दिया है। आपको क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो 273 ऐड करो तो आपका कितना हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा, नहीं 293 केल्विन होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 293 केल्विन हो जाएगा, राइट। T1 इज इक्वल टू 20 + 273 293 केल्विन हो जाएगा। तब वो क्या बोल रहा है कि कौन से टेम्परेचर पे गैस का मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी 20 डिग्री से डबल होगा। तो देखो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, 3/2 kBT होता है, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको E को 2E करना है, E को डबल करना है, तो आपको T को भी डबल करना होगा, T को 2T करना होगा। तो इसका मतलब आपका फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इनिशियल टेम्परेचर का डबल होना चाहिए अगर काइनेटिक एनर्जी डबल करना है तो।
तो इनिशियल टेम्परेचर का डबल कर दो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर का डबल करोगे तो इसका 293 का डबल कर दो, 293 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 9 2 18, 2 2 4 1 5, 56 केल्विन हो जाएगा। तो ये केल्विन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आप उसको 586 केल्विन है ना, इसमें से 273 माइनस कर दो। तो 273 माइनस करोगे तो 6 में से 3 गया तो 3, और 18 में से 7 गया तो 18 में से 7 नहीं 18 में से 7 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा सॉरी, और ये 313 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। 313 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। तो 20 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका 313 डिग्री सेल्सियस पे डबल होगा। समझ गए? तो इस तरह से कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल, रेट ऑफ रेडिएशन। रेट ऑफ रेडिएशन मतलब क्यू बाई टी, ये सब चीजें ध्यान में रखो। रेट ऑफ रेडिएशन मतलब क्यू बाई टी। हाँ बोलो, क्यू बाई टी का क्या है? रेट ऑफ रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडीज आर एट टेम्परेचर टी। अब रेट ऑफ रेडिएशन को इन्होंने आर लिख रखा है, और आर का जो वैल्यू है ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा टी रेज टू 4 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडीज आर एट टेम्परेचर टी, अनदर ब्लैक बॉडी हैज सेम एरिया। देखो रेट ऑफ रेडिएशन, सॉरी रेट ऑफ रेडिएशन में एरिया भी आता है, ए सिग्मा टी रेज टू 4, ठीक है। एमएससी पावर में ए नहीं आता है, पर रेट ऑफ रेडिएशन को इन्होंने आर लिख दिया, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। आर एक्चुअली एमएससी पावर के लिए लिखा जाता है, पर आर यहाँ पे क्या है, क्यू बाई टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ ए नहीं है ना, तो ए नहीं है तो ए उधर चला गया होगा। तो आपका रेट ऑफ रेडिएशन क्यू बाई टी में ए भी आता है, ए सिग्मा टी रेज टू 4। अब उसके बाद क्या बोला, अनदर बॉडी हैज सेम एरिया, दूसरा बॉडी है उसका भी एरिया सेम है, लेकिन एमएससी, अनदर बॉडी हैज सेम एरिया बट एमएससीवीटी होगा, ये एमएससीवीटी होगा, इसमें गड़बड़ है। एमएससीवीटी इज 0.2, एमएससी मतलब ई का वैल्यू। अब जो अनदर बॉडी है वो ब्लैक बॉडी नहीं है, अनदर बॉडी इज नॉट अ ब्लैक बॉडी। तो लेट्स से कि उसका जो क्यू बाई टी है वो R1 है। अब आपको पता है कि ये नॉर्मल बॉडी जो होता है उसमें सिग्मा के साथ ई लग जाता है, तो सिग्मा के साथ ई लग जाएगा, ई सिग्मा हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर भी इन्होंने 3T देकर रखा है, तो T रेज टू 4 की जगह पे हम 3T रेज टू 4 लिख देंगे। तो ये आपका अनदर बॉडी जो है उसका रेडिएशन आ गया, रेट ऑफ रेडिएशन आ गया, ठीक है, फॉर अनदर बॉडी, रेट ऑफ रेडिएशन फॉर अनदर बॉडी ये आ गया। पूछा क्या गया है, अच्छा यही पूछा है कि इसका रेट ऑफ रेडिएशन क्या है। तो एक काम करो ना, इसको रीअरेंज कर लो, ई का वैल्यू डाल दो, तो ई का वैल्यू 0.2 आ जाएगा, ए सिग्मा 3T रेज टू 4, तो 3 का पावर 4 होता है 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81, T का पावर 4। अब एक काम करो, इन सबको साइड में ले लो, 0.2 इंटू 81 इंटू ए सिग्मा टी रेज टू 4। अब ऊपर देखो ध्यान से, ए सिग्मा टी रेज टू 4 क्या है, आर है, आर के इक्वल है तो इसको आर लिख दो। अब 81 2 से कितना होता है, 8 80 80 160 162, तो 16.2 हो जाएगा, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वही आर हो जाएगा, तो 16.2 आर हो जाएगा। 16.2 आर है क्या, यस 16.2 आर यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, ओके, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेडियंट एनर्जी इज नियरली, रेडियंट एनर्जी या ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, देन द, अच्छा ठीक है, काम करते हैं, आपका Q/80 एमएससी पावर जो होता है, एमएससी पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं ब्लैक बॉडी का, सिग्मा टी रेज टू 4 होता है। ठीक है, तो आपका R का जो फॉर्मूला होता है वो Q/80 इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4 होगा। अब रेडियंट एनर्जी सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ है मतलब Q की बात कर रहा है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए टी इंटू टी रेज टू 4 हो जाएगा। अब क्योंकि बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, हम सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू इसको सम कांस्टेंट K लिख दो और T रेज टू 4 लिख दो। अब इन्होंने क्या बोला है देखो कि टेम्परेचर हमने कितना किया है, 50% से चेंज कर दिया गया है, देन द परसेंट चेंज इन द एनर्जी विल बी, तो Q में कितना एनर्जी चेंज आएगा वो बोला गया है। तो इस फॉर्मूला को यहीं पे रहने दो और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अगर
टेम्परेचर 50% से बढ़ाया गया है, तो अगर मैं यहाँ पे T2/T1 की बात करूँ तो इनिशियल टेम्परेचर को मैं क्या मान लूँ, 100 मान लेता हूँ। इनिशियल टेम्परेचर को अगर 100 मानूंगा तो बाद में बढ़ाया गया मतलब 150 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 3 15, 5 2 10, 3/2 हो जाएगा T2/T1। हीट की अगर हम बात करें तो Q आप देख सकते हो इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, तो इसका मतलब Q1/Q2 विल बी इक्वल टू, या Q2/Q1 ले लेते हैं, Q2/Q1 विल बी इक्वल टू T2/T1 T2/T1 आएगा, सॉरी T2/T1 रेज टू 4 हो जाएगा, पावर 4 है ना। तो Q2/Q1 विल बी इक्वल टू T2/T1 को देखोगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का पावर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3/2 का 3 का पावर क्या होगा, ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 का पावर 4 हो जाएगा। या फिर एक काम करो आप, रहने दो इसको, 3 का पावर 4 81 होता है हम जानते हैं, और 2 का पावर 4 जो है 16 होता है, ये भी हम जानते हैं। तो Q2/Q1 आ गया। हमें चाहिए क्या, परसेंटेज चेंज इन रेडिएंट एनर्जी, इसमें परसेंटेज चेंज चाहिए। तो क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ा है तो Q भी बढ़ा है, तो फाइनल एनर्जी जो होगा वो इनिशियल एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज चेंज में क्या करते हैं हम लोग, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल करते हैं। तो आप एक काम करो, यहाँ पे डिविडेंडो ले लो, ये थोड़ा सा मैं अलग टेक्निक से कर रहा हूँ, डिविडेंडो यूज़ कर लो आप। डिविडेंडो कैसे करते हैं, Q2 - Q1/Q1, इस साइड क्या आ जाएगा, Q2 - Q1/Q1 इज इक्वल टू 81 - 16/16, 81 - 16/16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन Q अपॉन इनिशियल Q, और ये हो जाएगा आपका 81 - 16, तो 65 होगा आई थिंक, 65/16। तो ये ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा Q/Q मल्टीप्लाइड बाय 100%, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो डेल्टा Q/Q1 कितना हो गया, 65/16 इंटू 100। तो आपका ऑप्शन देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 16 4 से 64 होता है, तो ऑलमोस्ट 400% के आसपास आ रहा है, एंड दैट इज योर ऑप्शन डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, certain amount of an ideal gas is contained in a closed vessel. Okay, the vessel is moving with a constant velocity v. The rise in temperature of the gas when the vessel is suddenly stopped is, okay, अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये गैस है और ये v वेलोसिटी से भाग रहा है। मान लेते हैं इसके अंदर का जो गैस का मास है वो m है, तो इसके पास फिलहाल तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज ½ mv², ठीक है। जब ये रुक जाएगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है और इसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, समझे। तो हीट में अगर कन्वर्ट हो रहा है इसका सारा काइनेटिक एनर्जी, तो पूछा ये क्या है, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वेसल इज सडनली स्टॉप्ड। अब ये सारा काइनेटिक एनर्जी आपका चला जाएगा इसके हीट में चला जाएगा। Now this heat will be equal to kinetic energy ½ mv²। अब ये हीट क्या करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का यूज कर लेते हैं। मेरे हिसाब से मोलार मास देके रखा हुआ है m, m इज द मॉलिकुलर मास, और यहाँ पे पता नहीं स्मॉल m देके रखा हुआ है, क्या कर रहे हैं लोग भगवान जाने। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, और Cv का वैल्यू हम यूज़ करते हैं। Cv का वैल्यू क्या होता है बताओ, हीट सप्लाइड अपॉन n इंटू डेल्टा T। तो Cv का वैल्यू अगर आप देखोगे तो इन्होंने पूछा क्या है, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर पूछा है। तो Cv का वैल्यू कौन सा गैस है पहले वो देखो, कौन सा गैस है, फॉर्मूले में किसके टर्म्स में देके रखा हुआ है, Cv के टर्म्स में तो नहीं देके रखा हुआ है। Certain amount of an ideal gas is contained in closed vessel. The vessel is moving with a constant speed. The rise in temperature of the gas when the vessel is suddenly stopped is m is molecular mass. तो Cv का वैल्यू Qn डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, गामा के टर्म्स में दिया हुआ है ना,
तो देखो CV का वैल्यू मैंने आपको बताया था R/γ-1 होता है, इफ यू रिमेंबर। ये फॉर्मूला होता है, मैंने लिस्ट में देके रखा हुआ है। CV का गामा के टर्म्स में और CP का भी गामा के टर्म्स में लिख के रखा है रिलेशन। तो CV का वैल्यू R/γ-1 हो जाएगा, और Q का वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हो, 12 mv²। तो आप अगर सपोज करो यहाँ पे 12 mv²/n यूज करते हो, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो m है मुझे लगता है मोलार मास है, यहाँ पे ऑप्शन में मोलार मास है। तो आप क्या कर सकते हो, R/γ-1 इज इक्वल टू 1/2। आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज कर लो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, मास अपॉन मोलार मास। और ये ऑप्शन में m0 दे के रखा हुआ है, मेरे हिसाब से मोलार मास दिया, गड़बड़ किया हुआ इन लोगों ने। मोलार मास कैपिटल M होना चाहिए था ऑप्शन में, तो कैपिटल M मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, ये m ऊपर चला जाएगा, तो R/γ-1 इधर और 1/2 m ऊपर चला जाएगा, 1/2 mv², 1/2 मोलार मास m इंटू v² हो जाएगा। और डेल्टा टी कहाँ गया यार, ये डेल्टा टी को भगा दिया क्या हम लोगों ने, डेल्टा टी भी रहेगा ही, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको डेल्टा टी का वैल्यू मिल जाएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, यहाँ चला जाएगा ये mv²γ-1 अपॉन 2r, यही आंसर आना चाहिए, है कहीं पे देख लो, mv²/γ-1 2r, यस दैट इज योर आंसर। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। A jar P is filled with a gas by parameters PVT, pressure, volume, temperature PVT. Another jar Q filled with a gas with parameters 2P, V/4 and 2T, where the symbols have their usual meanings. The ratio of number of molecules of jar P to those of jar Q is. Simple है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होता है। तो अगर इन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है तो आप नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स अगर n1 है तो इसका प्रेशर 2p, नहीं सॉरी प्रेशर क्या है पहले वाले गैस का, PV और T है, PV और T। और इस केस में सेकेंड केस में क्या है आपका 2p V/4 और 2t है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपका PV अपॉन RT हो जाएगा। तो बस इसका नंबर ऑफ मोल्स n1 क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 क्या हो जाएगा बताओ, PV अपॉन RT डिवाइडेड बाय 2p V/4 अपॉन R इंटू 2t, यही होगा। तो अगर आप देखोगे तो इस केस में, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, देखो RT तो कैंसिल आउट हो जाएगा और PV और PV भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो 1/1 बच गया और मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 2/4, अब फिर क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2/2 दैट इज इक्वल टू 4/1, 4:1 आपका आंसर आ गया। देख लेना यहाँ पे 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 1/2, हाँ ठीक है चलेगा, 4:1 दैट इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The absolute temperature of a gas is determined by the average momentum of the molecules. Absolute temperature, टेम्परेचर तो भाई वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर या तो वेलोसिटी या तो काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं, द एवरेज मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, ना द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस, ना द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि आपका VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT/m। तो टेम्परेचर सीधा सीधा डिपेंड करता है आपके RMS स्पीड पे, तो C हैज टू बी द करेक्ट आंसर। द मीन स्क्वायर, इसको मीन स्क्वायर का मतलब होता है, ये तो रूट मीन स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर कर दोगे तो मीन स्क्वायर हो जाएगा 3RT/m। तो देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिसाइड करता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV फॉर अ गैस इज ऑलवेज,
रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि गामा Cp अपॉन Cv जो होगा Cp माइनस Cv R होता है। तो इसका मतलब आपका Cp जो होता है हमेशा Cv से थोड़ा बड़ा होता है। तो Cp बड़ा होगा, Cv छोटा होगा, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, मोर देन 1, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 70 calories of heat are required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas at constant pressure from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of same gas through the same range at constant volume is, okay, R का वैल्यू देके रखा हुआ है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये तो ठीक है, चलेगा। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, मतलब Cp की बात कर रहा है। Cp इज इक्वल टू आपको Q अपॉन Q1 ले लेते हैं, Q1 अपॉन N डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, तो Cp का वैल्यू उन्होंने क्या बोला है कि Cp का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है ना, नहीं। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला है कि 70 कैलोरीज ऑफ हीट लगता है 2 मोल आइडियल गैस को इस टेम्परेचर से रेज करने के लिए 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे डेल्टा टी देखोगे तो 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस भी होगा, 5 केल्विन भी होगा। मैंने बताया अभी कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम रहता है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपको यार Cp का वैल्यू मिल जाएगा, Cp का वैल्यू मिल जाएगा, इससे Cv का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा वाला मिल जाएगा। बढ़िया, तो Cp का वैल्यू कितना होगा बताओ, 5 टू 10 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पे कैलोरी है ना, कैलोरी पर मोल केल्विन, मैं यूनिट लिख रहा हूँ, यूनिट लिखने की आपको जरूरत नहीं है वैसे, ये आपका Cp का वैल्यू आ गया। अब आगे क्या पूछा है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम गैस थ्रू सेम रेंज बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब हमें कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमें निकालना है इस केस में, तो हम क्या करेंगे, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमें Cv का वैल्यू चाहिए होगा, तो आप मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R से निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे R का जो वैल्यू है वो भी कैलोरी में देके रखा हुआ है, तो आपको J यूज करने की जरूरत नहीं है। R का वैल्यू भी कैलोरी में दिया हुआ है और हीट का वैल्यू भी कैलोरी में दिया हुआ है। तो मैंने कहा था जब दोनों का वैल्यू सेम यूनिट में देके रखा हो तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। Cp का वैल्यू 7 है, माइनस Cv इज इक्वल टू R का वैल्यू यहाँ पे 2 देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो Cv का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5, तो Cv का वैल्यू 5। अब Cv का वैल्यू क्या है, हीट सप्लाइड, सेकेंड केसेस में Q2 लिख रहा हूँ, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा टी, तो सेम रहेगा। तो Q2 का वैल्यू हमको चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स 2 है और टेम्परेचर तो सेम होगा, टेम्परेचर चेंज 5 इज इक्वल टू 5, तो 5 टू 10, यहाँ पे Q2 का वैल्यू आपको 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू 10 दैट इज 50 कैलोरी आ जाएगा। 50 कैलोरी इज योर आंसर, 50 कैलोरी इज योर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, pressure exerted by a perfect gas on the walls of a container is equal to 2/3 of mean kinetic energy per unit volume। देखो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी बोला है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 3/2 PV होता है। तो अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 E अपॉन V हो जाएगा। तो ये तो पहला आंसर सही लग रहा है मुझे, प्रेशर इज 2/3 ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 2/3 ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन ये करेक्ट है। 1/3 मीन काइनेटिक एनर्जी, हाफ नहीं, सब गलत हो जाएगा, पहले ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम 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 से क्या रहने देना यार, आरएमएस वैल्यू वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं करता है। The RMS velocity of hydrogen when its volume is reduced, ना वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, सेम रहेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया ना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आपका सेम रहेगा। तो RMS velocity depends on temperature, depends on
टेम्परेचर, क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका आरएमएस वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। चलो ऑप्शन सी अगले क्वेश्चन की तरफ। In spectral distribution of black body radiation, the wavelength corresponding to maximum intensity increases with increase in temperature। ये तो सीधा है, lambda max is inversely proportional to temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो लैम्डा मैक्स के बारे में पूछ रहा है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ना, गलत। डज नॉट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो भी गलत। डज नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, the temperature at which the average kinetic energy of n molecules of a gas will be same as that of an electron of charge E, ये है यार, धुपला कर दिया, रुको एक सेकेंड। ये क्वेश्चन मुझे लगता है हम लोग रिपीट कर चुके हैं, इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये E है, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स इज। अच्छा, इस बार K डाल के रखा है, तो थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किया हुआ है, पर मुझे लगता है उस समय हमको n आ रहा था, ऑप्शन में n आ ही नहीं रहा है, ये भी घपला है। चलो देख लेते हैं। टेम्परेचर, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उस समय ऑप्शन उसके सही नहीं थे, ठीक है। इस बार भी मुझे थोड़ा सा सही लग नहीं रहा, उन्होंने r डाल के रखा था, इस बार उन्होंने r का k तो कर दिया, ठीक है, लेकिन n गायब कर दिया है। चलो देख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या होगा बताओ। लेट्स से E1 3/2 kBT, 3/2 kB की जगह पे k लिख रखा है इन्होंने, तो मैं भी k लिख रहा हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, 3/T kT और इंटू n। एक मॉलिक्यूल का 3/2 kT होता है, n मॉलिक्यूल्स का 3/2 kT इंटू n हो जाएगा। तो आपका E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 kTn। चलो ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है उसके बाद, विल बी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो मैंने बताया था आपको कि अगर सपोज करो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर आपने वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है Q इंटू V, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो E इंटू V होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसका वैल्यू E होता है। तो ये आपका सेकेंड केस में एनर्जी आ गया, और बोला ये गया कि दोनों एनर्जी सेम होगा। तो दोनों एनर्जी अगर सेम होगा तो E1 विल बी इक्वल टू E2 हो जाएगा। E1 का वैल्यू 3/2 kTn, 3/2 kTn, और E2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, E इंटू वी हो जाएगा, E इंटू वी हो जाएगा। अब क्या चाहिए इनको, टेम्परेचर चाहिए। द टेम्परेचर एट विच, किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, तो T विल बी इक्वल टू 2EV अपॉन 3KN। देखो इस बार इन्होंने ऑप्शन में से n गायब कर दिया, फिर से ऑप्शन गलत डाल के रखा हुआ है, ठीक है। ये सीधा सीधा बुक में है। अब जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, या तो वो बुक की प्रिंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्योंकि बुक में ऐसे ऑप्शंस हैं, या फिर सीटी वालों का अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें गड़बड़ हो सकता है। तो आप n को भूल जाओ, 2EV/3K कर लो, 2EV/3K, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो क्या है आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो पे चलेंगे, ठीक है। चलो, 2 spherical black bodies A and B having radii 5 cm and 20 cm respectively are at temperature T8 and TB respectively. The maximum wavelength मतलब lambda max in the emission spectrum of A is 350 nanometer, B is 1400 nanometer. The ratio of rate of total energy radiated by body A to that of B is, okay, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो रेडियस देके रखा हुआ है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ टोटल एनर्जी। देखो रेट ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब वो Q/T की बात कर रहा है, और Q/T को हम लोग रेट बोलते हैं ना, रेट ऑफ एनर्जी। Q/T का फॉर्मूला अगेन उसमें A आता है, A सिग्मा T रेज टू 4, ब्लैक बॉडी है तो यहाँ पे A सिग्मा T रेज टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीनों का रेट देख लेते हैं। अब रेट A की बात, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ A, तो ये क्या है, स्फीयरिकल ब्लैक बॉडी से, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है,
4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू 4। स्फीयर है तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो अगर मैं रेट ए की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, या फिर आप एक काम करो इसी को हम रीअरेंज कर लेते हैं। और अरे यहां देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें एक और चीज हमको डालना है। इन्होंने टेम्परेचर नहीं देके रखा है, उन्होंने आर रेडियस देके रखा है तीनों का 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अच्छा 2 ही बॉडी दिया है क्या? उसके अलावा इन्होंने लैम्डा मैक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम वेवलेंथ इन द एमिशन स्पेक्ट्रम 350 नैनोमीटर और दूसरे का 1400 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स देके रखा हुआ है इन लोगों ने। तो आपको टेम्परेचर की जगह पे लैम्डा मैक्स डालना होगा रेट के लिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग को पता है लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी होता है। तो टी इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा मैक्स हो जाता है। इसको उठा के इक्वेशन में डाल दोगे तो देयरफॉर आपका रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बी रेज टू 4। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बस यहाँ वहाँ पे 3 बॉडीज था एक्स वाई जेड, यहाँ पे 2 बॉडीज है। इसको उठा के यहाँ पे डालोगे टी के जगह पे तो बी रेज टू 4 अपॉन लैम्डा मैक्स रेज टू 4। तो अब अगर आप देखोगे तो रेट का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रेट इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर, 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर, ये सब बी रेज टू 4, ये सब तो कांस्टेंट है। ऊपर आया आर स्क्वायर और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है लैम्डा मैक्स का पावर 4, लैम्डा मैक्स का पावर 4। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोला है द रेशियो ऑफ रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी ए टू दैट ऑफ बी। अच्छा यहाँ पे रेशियो निकालने बोला है, तब क्या ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा बताओ, ए का रेट मतलब 4 पाई सिग्मा बी रेज टू 4 आर ए का स्क्वायर अपॉन लैम्डा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई सिग्मा बी रेज टू 4 आर बी का स्क्वायर, अच्छा लैम्डा का पावर 4 है सॉरी, अपॉन लैम्डा बी का पावर 4। तो ये पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो आर ए का स्क्वायर अपॉन लैम्डा ए का स्क्वायर, लैम्डा ए का पावर 4, लैम्डा ए का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा बी का पावर 4 अपॉन आर बी का स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज आपके पास है ही, एक बार काम करते हैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी, देख रहे हो का स्क्वायर हो जाएगा, आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए का पावर 4 हो जाएगा। तो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए का पावर 4 हो जाएगा। चलो आप देख लेते हैं, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। आर ए पहले का रेडियस क्या है 5, दूसरे का 20, तो 5 अपॉन 20 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बी मतलब दूसरे वाला देखना, बी का क्या है 1400, ए का 350, तो 1400 डिवाइडेड बाय 350 है ना, का पावर 4। यार ये तो बड़ा, हाँ 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, तो ये 0 जाएगा। अब 140 डिवाइडेड बाय 35 ये डिविजिबल है क्या, 140 डिवाइडेड बाय 35, अच्छा हाँ 4 होता है, चलो 35 4 से हो जाता है, तो 4 का पावर 4 लिखा है, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 से 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 16 बचेगा, 16 आपका आंसर आ रहा है। चलो आपका मेहनत रंग लाया, आंसर यहाँ पे आपको 16 दिख रहा है और ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An ideal gas having volume V at 27 degrees Celsius is heated at constant pressure. If the volume of the gas becomes 2.5 V, then the final temperature is reached. Final temperature reached is. Final temperature चाहिए। पहली बात तो ये इक्वेशन में यूज करने के लिए आप टेम्परेचर को चेंज कर दो, केल्विन में करो। T1 का वैल्यू 27 है, 27 प्लस 273 मतलब 300 केल्विन हो जाएगा। और इनिशियली आपका जो वॉल्यूम देके रखा हुआ है वो V देके रखा हुआ है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ल्स लॉ आएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 2.5, अगर आपका वॉल्यूम 2.5 V हो जा रहा है तो आपका टेम्परेचर फाइनल क्या होगा।
हमको केल्विन में आंसर आएगा, बाद में हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम यूज कर सकते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। V1 का वैल्यू V है और V2 का वैल्यू 2.5 V है, 2.5 V है, इज इक्वल टू T1 का वैल्यू 300 है और T2 का वैल्यू हमें ढूंढना है, तो V और V कैंसल, T2 का वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 300, राइट। हाँ, तो पहले एक जीरो इसको दे दो, 25 3 75, 750 केल्विन, 750 केल्विन होगा। अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो 750 में से 273 माइनस कर लें, तो 750 माइनस 273 फटाफट निकालो जल्दी। 750 माइनस 273 विल गिव यू 477 है क्या यहाँ पे? हाँ 477 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अरे आजा। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, the specific heat at constant pressure and at constant volume for an ideal gas are Cp and Cv respectively, ठीक है, and its adiabatic and isothermal elasticities are En and Ei respectively. The ratio of Ea to Ei is, अब isothermal और adiabatic elasticities क्या होता है? तो आप देखोगे तो elasticity का मतलब होता है बल्क मॉड्यूलस, E जो होता है ना आपका बल्क मॉड्यूलस होगा। बल्क मॉड्यूलस से 11th का कॉन्सेप्ट आपका इलास्टिसिटी का जो चैप्टर है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसका कॉन्सेप्ट है। मैं आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ कि बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है -1/v डेल्टा वी बाय डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, और इस केस में हम देखेंगे कि वॉल्यूम कम हो रहा है। डेल्टा पी इज प्रेशर, जो आप प्रेशर में चेंज ला रहे हो, और डेल्टा वी का मतलब होता है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। तो प्रेशर में चेंज लाने पे जनरली आपका वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ई के वैल्यू -1/v डेल्टा पी बाय डेल्टा वी होता है, ये समझ लेना। इसको हम बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं और इसी को ये इलास्टिसिटी बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, उसको ये लिख रखा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट का फॉर्मूला लास्ट में याद रख लेना, मैं यहाँ पे डिराइव कर दे रहा हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक इक्वेशन आता है, इक्वेशन को गैस फॉलो करता है, पी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, पी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप डायरेक्टली लास्ट का फॉर्मूला याद कर लेना और कुछ नहीं। हमें ये फॉर्मूला चाहिए, तो हमें डेल्टा पी बाय डेल्टा वी का वैल्यू चाहिए एडियाबैटिक के लिए। तो अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे करोगे, पी डेरिवेटिव ऑफ वी रेज टू गामा, यूवी रूल अप्लाई करेंगे, दो है ना फंक्शन यहाँ पे, तो p डेरिवेटिव ऑफ v, अब v रेज टू गामा है तो डेरिवेटिव क्या होगा, गामा v रेज टू गामा -1, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेज टू n -1, और क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू v हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डेल्टा v लिख देंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए हम d यूज नहीं कर रहे हैं, डेल्टा यूज कर रहे हैं, तो डेल्टा v आप यहाँ पे लिख दो। तो इस साइड का हो गया प्लस p, अब देखो ये पूरा डेरिवेटिव ऑफ v था, आप क्या करोगे, v या दूसरा ये वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ p, डेरिवेटिव ऑफ p सीधा डेल्टा p आ जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 लिख दो। अब यहाँ पे हमको ये वाला वैल्यू चाहिए -1/v डेल्टा p बाय डेल्टा v, तो आप एक काम करो, इसको उस साइड भेज दो, तो ये गामा p v रेज टू गामा -1 इंटू डेल्टा v विल बी इक्वल टू -v रेज टू गामा इंटू डेल्टा p हो जाएगा। तो आप काम कर सकते हो, इन दोनों को उठा के यहाँ डाल दो तो यहाँ गामा p बच जाएगा, तो गामा p इज इक्वल टू -v रेज टू गामा डेल्टा p अपॉन v रेज टू गामा -1 v रेज टू गामा -1 डेल्टा v आ जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस गामा +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v डेल्टा p बाय डेल्टा v, समझ रहे हो कि नहीं, गामा p। देखो ये गामा ऊपर जाएगा तो माइनस गामा +1, तो v रेज टू 1 बच जाएगा। अब देखो 1/v नहीं होता है, इसका फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ पे तो ऐसे आ रहा है ना,
वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी होता है, माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, सॉरी यहाँ बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था, वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि वी डेल्टा पी माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, ये आपका क्या आ गया, बल्क मॉड्यूलस यानी कि इलास्टिसिटी। पर कौन से प्रोसेस का था ये, एडियाबैटिक का, तो इसलिए हम लोग इसको ई ए लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू ई ए एडियाबैटिक के लिए। और हमारे पास ई ए का फॉर्मूला क्या आ गया, गामा पी आ गया। चलो इसको नोट डाउन कर लो। उसी तरीके से अगर सपोज करो आइसोथर्मल की हम बात करें, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, T इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर मैं PV इज इक्वल टू NRT लिखता हूँ तो ऑब्वियसली बात है आपका कि अगर डेरिवेटिव लूँ मैं यहाँ पे वापस फिर से, तो P डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V डेरिवेटिव ऑफ P इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप सेम वापस माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी निकालोगे तो क्या आएगा, उसको उस साइड भेज दोगे तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी। तो यहाँ से आप अगर डेल्टा वी वहाँ भेजोगे तो पी इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी आ जाएगा। और फिर से आपका ये क्या आ गया, ई आ गया। पर ये आइसोथर्मल के लिए उन्होंने ई आई लिख रखा है, तो ये आपका ई आई हो जाएगा, ई आई इज इक्वल टू पी हो जाएगा। तो बल्क मॉड्यूलस आइसोथर्मल के लिए पी आता है और एडियाबैटिक के लिए गामा पी आता है। तो इन्होंने बोला क्या है भाई, रेशियो ऑफ ई ए टू ई आई, ई ए टू ई आई का रेशियो निकाल लो, ई ए अपॉन ई आई। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, ई आई का वैल्यू पी है और इसमें गामा पी लग जाएगा, तो ई ए अपॉन ई आई विल बी इक्वल टू गामा पी अपॉन पी, गामा पी अपॉन पी एंड दैट इज इक्वल टू गामा। गामा का वैल्यू क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है। गामा इज नथिंग बट Cp अपॉन Cv, तो Cp अपॉन Cv क्या है आपका, ऑप्शन बी आ जाएगा। बस समझ गए कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, A rectangular black body of temperature 127 degrees Celsius has surface area 6 centimeter into 3 centimeter and the rate of radiation is E. Rate of radiation मतलब Q by T. If its temperature is increased by 400 degrees Celsius and surface area is reduced to half the initial value, then the rate of radiation is. चलो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में आपका रेट ऑफ रेडिएशन Q by T जो है वो Q by T of 1 वो E दे के रखा हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर जो आपको देके रखा हुआ है, इसको रेट ऑफ रेडिएशन को मैं रेट ले लेता हूँ, रेट 1 वो ई देके रखा हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर स्टार्टिंग का क्या दिया हुआ है, 127 प्लस 273 ऐड करो, केल्विन में कन्वर्ट करो, 300 400 केल्विन हो जाएगा, तो ये 400 केल्विन हो गया। एरिया ध्यान से देखना, इसका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 6 इंटू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि वैसे भी रेशियो में जाएगा तो कन्वर्जन फैक्टर जो है वो कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 400 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर को 400 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया तो 400 प्लस 127, 127 प्लस 400 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 527 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 400 500 5, और इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो 527 प्लस 273 कर दो तो 700 800 हो जाएगा, 800 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर T2 आ गया। तो आप पूछा ये गया है, और एरिया का क्या किया, एरिया इज रेड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो एरिया A2 को आपने क्या कर दिया, A1/2 कर दिया। तो A1 कितना था आपका, 9 सेंटीमीटर था ना, तो ये आपका 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये आपका A2 आ गया। अब पूछा क्या गया कि रेट ऑफ रेडिएशन का क्या हुआ, द इनिशियल वैल्यू देन द रेट ऑफ रेडिएशन, मतलब रेट ऑफ रेडिएशन आपका रेट 2 क्या हो जाएगा, रेट 2 क्या हो जाएगा। तो देखो रेट का फॉर्मूला हमको पता ही है, तो एक काम करते हैं, रेट 2 अपॉन रेट 1। रेट ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला क्या था, A सिग्मा T⁴, है ना, ब्लैक बॉडी है A सिग्मा T⁴, तो A2 सिग्मा T2⁴ अपॉन A1 सिग्मा T1⁴। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, रेट 1 हमको देके रखा हुआ है E है, तो रेट 2 अपॉन E इज इक्वल टू A2 का वैल्यू क्या है,
A2 इज 9/2, A2 इज 9/2 और A1 इज 9। एरिया ही देके रखा है ना सीधा, हाँ एरिया दिया हुआ है, A1 इज 9, चलो ठीक है। और T2 अपॉन T1, T2 का वैल्यू क्या है 800 है और T1 का वैल्यू 400 है। तो एक काम करो, पावर 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 800 डिवाइडेड बाय 400 और इसका पावर 4 हो जाएगा। तो 9 कैंसल, आपका रेट 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2 रहेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 0, 4 1 से 4 2 से 2 का पावर 4 हो जाएगा और 2 का पावर 4, उसका मतलब 2 से 4 2 से 2 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो रेट 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 8, तो रेट 2 का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 8e आ जाएगा। यस दैट्स इट, 8e, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? तो इस वीडियो में बस बच्चों बस इतना ही। अब अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे हम लोग, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़ा सा सीटी से अलग होगा, मतलब मैंने नीट या कहीं और से उठा के रखा है क्वेश्चंस, मोस्टली शायद इस बार नीट से लेके रखा हुआ है। JEE बहुत डिफिकल्ट मैं देख रहा था, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी उठाए हुए हैं। उसका रीज़न है कि आपको एक ओवरऑल बहुत अच्छा खासा आइडिया आ जाए क्वेश्चंस का, और आप नए क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप टैकल कर सकते हो। तो अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और जो सीटी के प्रीवियस ईयर से ही है, और कुछ नीट के क्वेश्चंस होंगे। जहाँ कहीं मुझे JEE के क्वेश्चन लगता है कि मैं JEE के क्वेश्चंस भी उठाऊं, तो बहुत से क्वेश्चंस आपको नीट JEE के भी मिल जाएंगे, तो आप घबराना मत, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करता हूँ जो थोड़े से लेवल ईजी हो नीट और JEE का, और जो सीटी के लेवल को मैच करता हो, और कुछ नहीं। मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जिसमें आपका दिमाग ही ना चले। हाँ, अभी तक जो भी क्वेश्चन था वो सीटी से ही था, तो एक आध क्वेश्चन कभी कभार बहुत डिफिकल्ट भी आ जाते हैं, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना, वो एक आध ही होंगे, और क्वेश्चंस रिलेटिवली इसी तरीके होंगे जो आप कर रहे हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, होपफुली आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा, या फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस के साथ एक और वीडियो में आऊँगा और उसमें आपका टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, थैंक यू।